इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है जम्मू और कश्मीर के सोपोर से, जहां एक आतंकी हमला हुआ है। सोपोर में स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकवादी हमले की साजिश। आतंकवादी हमला सीआरपीएफ के एक बंकर के पास एक ग्रेनेड अटैक के रूप में हुआ है। सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड हमला हुआ है अब से थोड़ी ही देर पहले। और आज सुबह कुलगाम में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी है। अभी जो सोपोर में हमला हुआ है उसमें एक आतंकी घायल, इसमें एक आम नागरिक घायल हुआ है। एसबीआई शाखा के पास हुआ हमला। स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमले की साजिश। सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। अगर कुलगाम की बात करें तो एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया उस हमले में, और उसके पास से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी और आरपीजी लॉन्चर भी मिला। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां स्थिति बहुत तेजी से बद से बदतर हो रही है। अफगानिस्तान के लोगर प्रांत पर अब तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। लोगर अब वो 15वां प्रांत है जिस पर तालिबान का कब्जा हुआ है। लोगर प्रांत पर कब्जे के बाद काबुल से तालिबान की दूरी अब महज 90 किलोमीटर रह गई है। लोगर के साथ तालिबान ने पुले आलम पर भी कब्जा कर लिया है। इससे पहले हेरात और कंधार जैसे बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। गजनी की अगर बात करें तो काबुल के रास्ते पर गजनी पड़ता है, और गजनी में तो अफगानिस्तान की सेना ने कोई किसी भी तरह का रेजिस्टेंस दिखाया ही नहीं, आत्मसमर्पण कर लिया। क्या अफगानिस्तान फिर तालिबानी शासन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है? क्या पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा तालिबान? गजनी से हेरात के बीच अब अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहरों पर भी, कंदहार पर भी तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया। कंदहार पर कब्जे के बाद अब सवाल यह उठने लगे हैं कि क्या तालिबान के कब्जे से बच पाएगा काबुल, और कब तक? अफगानिस्तान के एक और शहर पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर तालिबान का कब्जा। तालिबान के कब्जे में अब तक अफगानिस्तान के 15 शहर। क्या तालिबान के कब्जे से बच पाएगा काबुल? काबुल से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उससे पूरी दुनिया हैरान है। काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ते तालिबानी आतंकी अफगान सेना के बगैर किसी कड़े प्रतिरोध के एक एक करके अफगानिस्तान के 15 प्रांतों की राजधानी को अपने कब्जे में ले चुके हैं। अफगानिस्तान के 34 में से 15 सूबों की राजधानियां तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक कंधार पर तालिबान का कब्जा कल रात हुआ, जब तालिबानी आतंकियों से घिरा देख अफगान सरकार के अधिकारी विमान से भागने में कामयाब रहे। तालिबान के कब्जे में आए 15 शहरों में कंधार तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इससे पहले तालिबान ने हेरात और गजनी पर कब्जा किया था। सबसे एंड में इन्होंने गजनी को भी अब जीत लिया है। तो ये एक दर्शाता है कि अफगान फोर्सेज अब ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही हैं, या तो वो सरेंडर कर रही हैं या उनका मोरल डाउन है। जैसे पहले सोचा गया था कि हो सकता है तालिबान रूरल एरिया को तो पकड़ लेगा, और मगर अर्बन एरिया में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा और प्रोविंस की कैपिटल को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि तालिबान के पास छोटे हथियार हैं, ज्यादा से ज्यादा मोटर्स हैं, और जबकि अफगान फोर्सेज के पास जो हथियार हैं वो ज्यादा आधुनिक हैं। उनके पास वो अमेरिकन ट्रेन है, उनके पास एयर पावर थी, उनकी खुद की एयरफोर्स थी जिसके अंदर 170 जहाज थे, और उसके साथ साथ जो है अमेरिका की भी एयर पावर उनको एयर स्ट्राइक दे रही थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने इन प्रोविंसों को धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कंधार पर तालिबान का कब्जा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
कंधार पर कब्जे के ऐलान के एक दिन पहले ही तालिबान ने यहां की जेल पर कब्जा कर अपने कैदियों को रिहा करवाया था। कंधार शहर को तालिबानी आतंकियों ने पिछले महीने ही घेर लिया था। तभी से ये आशंका तेज थी कि किसी भी दिन अफगान सेना से ये शहर निकल सकता है। पिछले महीने आज तक ने कंधार की तरफ बढ़ते तालिबानी खतरे की रिपोर्ट भी दिखाई थी। जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे तालिबान ताक में बैठा है कि कब उसे मौका मिले और यहाँ कंधार में अफगान फौजों पर हमला करे और उसके साथ साथ इस शहर में, जो कि कंधार का शहर अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें घुसने में कामयाब हो। कंधार पर कब्जे के लिए तालिबान ने पूरा जोर लगाया था। इसके पीछे कई वजह भी थी। पहला तो ये कि काबुल के बाद कंधार अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आबादी करीब 62 लाख की है। ये देश की आर्थिक गतिविधि का गढ़ है और इसके साथ ही कंधार का सामरिक महत्व भी बहुत है। कंधार पाकिस्तान की सीमा के पास है। शहर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। तालिबान कंधार के पास लगी पाकिस्तान सीमा पर बनी चौकियों पर भी कब्जा जमाए हुए है। कंधार को घेरने वाले तालिबानी पाकिस्तान के चमन इलाके से आए हैं और अब कंधार पर कब्जा जमाकर बड़ा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ना चाहते हैं। तालिबान सिर्फ सामरिक और आर्थिक बढ़त पाने के लिए कंधार पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि उसका कंधार से भावनात्मक लगाव ज्यादा है। कंधार ही वो शहर है जहां तालिबान का जन्म हुआ था, लिहाजा तालिबान हर हाल में इस शहर पर कब्जा करना चाहता था। इस तरीके से मोमेंटम तालिबान की तरफ है और कहीं ना कहीं अफगान फोर्सेज का मोराल बड़ा डाउन है और ज्यादातर वो जो है बिना लड़े कुछ सैनिक उसके सरेंडर करें। और ऐसे में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कि करीब 90 दिन के अंदर जो है काबुल भी गिर सकता है, क्योंकि अभी 100-150 किलोमीटर ही दूर रह गया है काबुल से तालिबान। और ये एक चिंता का विषय है पूरी संसार के लिए, क्योंकि अगर तालिबान आता है अफगानिस्तान में तो ऐसा लगता है कि इंस्टेबिलिटी आएगी और वो अफगानिस्तान में नहीं, वो पूरे रीजन में आएगी। कंधार का जिक्र आते ही विमान अपहरण कांड की तस्वीरें हर भारतीय की आंखों में तैरने लगती हैं। कंधार में ही पूरे 8 दिनों तक तालिबान ने ऐसा ड्रामा रचा कि भारत को 155 बंधकों के बदले मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। अफगान सेना से कंधार फिसल चुका है। अब खतरा काबुल पर मंडरा रहा है कि कब तक बच पाएगा काबुल। आज तक ब्यूरो। स्थिति इस समय इतनी गंभीर है कि बीती रात अमेरिका ने निर्णय लिया कि 3000 अमेरिकी सिपाहियों को काबुल भेजा जाएगा ताकि वो अमेरिकी दूतावास के लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर अमेरिका वापस ले जाए। बड़ा प्रश्न यहां यह है कि आखिर तालिबान के कब्जे से कब तक बच पाएगा काबुल। तालिबान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो हैरान कर देने वाली है। ऐसा लगता है मानो अफगानिस्तान की सेना और 3 लाख संख्या है अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस फोर्सेस की, 3 लाख की सेना ने क्या घुटने टेक दिए। कहीं वो तालिबान को प्रतिरोध का सामना, कहीं भी तालिबान को प्रतिरोध का सामना करना ही नहीं पड़ रहा है। अमेरिका समेत कई देश काबुल से अपने राजनयिकों को निकालने के लिए अब सेना भेज रहे हैं। तालिबान का झंडा सफेद रंग का है। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में आजकल इस सफेद झंडे को देखकर दहशत फैल जाती है। अब तक अफगानिस्तान के 15 शहर तालिबान के हाथ में जा चुके हैं। कंधार पर भी तालिबानियों का कब्जा हो गया है। कल गजनी पर तालिबान ने कब्जा किया था, जहां से काबुल की दूरी महज 90 किलोमीटर है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे थे कि तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन तालिबानी लड़ाके इस आकलन से भी तेज साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियां और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके तालिबान के निशाने पर हैं और अफगान सेना चाहकर भी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही है।
पिछले कुछ दिनों से एक सप्ताह में करीब 10 प्रांतों के राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। वहां पर 34 प्रांत हैं पूरे अफगानिस्तान में और उसमें 10 मतलब 1/3 के आसपास उनका कब्जा हो गया है। और जो भी है वो अपना, अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो करीब 200 से ज्यादा जिलों पर उनका कब्जा है। तो इसीलिए शिकंजा तो कसता जा रहा है। पहले कहा जाता था जो उनको काबुल तक पहुंचने में 6 महीने लगेंगे, फिर इसको 3 महीने कर दिया और अब कल की जो अमेरिका से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ऐसा लगता है, वो कहते हैं 1 महीने में भी हो। हेरत के बाद कंधार पर कब्जा तालिबान की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हालांकि काबुल अभी सीधे तौर पर खतरे की जद में नहीं है, लेकिन महज एक हफ्ते के भीतर जिस तरह तालिबान ने एक-एक कर 15 नए शहरों में पांव जमा लिया, उससे काबुल पर तालिबान का फंदा कसता जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल की तरफ बढ़ते तालिबानियों को देखते हुए अमेरिका को अब काबुल स्थित दूतावास में अपने लोगों की चिंता सताने लगी है। खबर है कि अपने राजनयिकों और उनके परिवारों को निकालने के लिए अमेरिका 3000 सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहा है। वहीं ब्रिटेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कुछ समय के लिए 600 जवानों को भेजने वाला है। कनाडा भी दूतावास से अपने अधिकारियों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष बल भेज रहा है। There is no military solution in Afghanistan, and a negotiated political settlement through an Afghan-led and Afghan-owned process is the only way forward for lasting peace and stability in Afghanistan. तालिबान की रफ्तार हैरत अंगेज है। 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को हटाकर अमन चैन कायम करने के लिए अमेरिकी सैनिक यहां करीब 2 दशक तक रहे। अफगानिस्तान में व्यवस्था की बहाली के लिए अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने यहां 850 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर डाले। इतना करने के बावजूद भी अमेरिकी फौज की वापसी के महज कुछ दिनों बाद तालिबान शहर शहर कब्जा करता जा रहा है। कोरोना के बाद से तेजी से डिजिटल होती दुनिया में नौकरी की जरूरतों में भी बदलाव हुआ है। ऐसे में नौकरी तलाशने वाले छात्रों के लिए यह समझना बहुत ही जरूरी हो गया है कि उन्हें नौकरी हासिल करने के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता है। फिलहाल देश में कितनी सैलरी में कहां क्या नौकरी मिल सकती है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना काल के बाद डिजिटल होती दुनिया में कर्मचारियों की योग्यता के पैमाने में काफी अंतर आया है। ऐसे में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक सर्वे में उन 5 सेक्टर्स का जिक्र किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा तनख्वाह मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा सैलरी एफएमसीजी सेक्टर में मिलती है, जो औसतन सालाना 11.3 लाख रुपए है। सेल्स, मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम करने के लिए टैलेंटेड लोगों की मांग और 10 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी देने की कैटेगरी में 30% नौकरियां इसी सेक्टर में हैं। एफएमसीजी सेक्टर में लगातार ग्रोथ भी हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी इस सेक्टर में नौकरियों की भरमार रहेगी। एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो एनुअल सिटीज हैं, दिस इज मोर देन 11.5 लाख रुपए, मतलब अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। और यही सेकंड नंबर पर पावर सेक्टर आ जाता है, जो करीब 10 लाख रुपए के आसपास का एनुअल सीटीसी देता है। तो ये आने वाले समय में डिमांड बढ़ाएंगे इन सेक्टर्स की। और एक चीज और भी अकोमोडेट करती है, वो ये कि इन पांचों में अच्छी सैलरीज होने की वजह से मेजर लोगों का जो रुझान है वो इन्हीं पांचों इंडस्ट्रीज में जाता है। तो आने वाले समय में ये देखना है कि यही पांचों इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाली है। एफएमसीजी के बाद दूसरे नंबर पर आता है पावर सेक्टर। सर्वे के मुताबिक इस सेक्टर में औसतन सालाना सैलरी 9.8 लाख रुपए है। सर्वे में सालाना औसतन 9.3 लाख रुपए सैलरी के साथ आईटी सेक्टर तीसरे नंबर पर है। आईटी कैपिटल बेंगलुरु में सालाना औसतन पैकेज 14.6 लाख रुपए का है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। आईटी सेक्टर के जानकारों का भी दावा है कि कोरोना के बाद नौकरी देने के मामले में भी ये सेक्टर सबसे आगे है। मैं समझता हूं कि ये एक आईटी सेक्टर के लिए कोरोना एक बहुत चेंज लेके आ रहा है और अब बॉर्डर्स भी आईटी सेक्टर को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। आप
देश के दुनिया के किसी भी कोने में रह के देश की दुनिया की किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर के अंदर कोरोना ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। रैंड स्टैंड के इस सर्वे के मुताबिक फार्मा और हेल्थ केयर चौथे नंबर पर है। यहाँ सालाना औसतन 8.8 लाख रुपए सैलरी मिलती है। वहीं सैलरी देने में 5वें नंबर पर टेलीकॉम सेक्टर है, जिसमें सालाना औसतन सैलरी 8.7 लाख रुपए है। तेजी से बदलती नौकरियों के दौर में ये सारे सेक्टर्स भविष्य में भी यही दबदबा कायम रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हाईवे पर गाड़ी की रफ्तार को बीच में ही धीमा करने वाले टोल प्लाजा अगले 1 साल में गायब हो सकते हैं। इसके बाद ना तो फिर फास्टैग की आवश्यकता होगी और ना ही टोल प्लाजा पर बार बार बैरियर बंद मिलेगा। टोल प्लाजा की जगह सड़क परिवहन मंत्रालय ने जीपीएस आधारित टोल टैक्स सिस्टम को लाने की तैयारी अब तेज कर दी है। फास्टैग के बावजूद हाईवे पर गाड़ी की स्पीड को धीमा करने में टोल प्लाजा कोई कसर नहीं छोड़ते। कभी किसी गाड़ी का फास्टैग ब्लॉक होता है तो कभी टोल प्लाजा का सिस्टम गड़बड़ होता है। सब कुछ सही भी हो तो भी कारों की लाइन और कुछ सेकंड का फासला टोल प्लाजा पर अपनाई जा रही तकनीक पर सवाल खड़े करता है। लेकिन अगले 1 साल में हाईवे के सभी टोल प्लाजा गायब होने वाले हैं। दरअसल सरकार टोल वसूली के लिए टोल प्लाजा की जगह जीपीएस से ट्रैकिंग वाला सिस्टम लागू करेगी। इसके लिए अगले 3 महीने में नई पॉलिसी लाई जाएगी। We have already taken their presentation, and we are taking suggestion from the Indian market also. If the Indian companies are in position to give us the consultancy for that, we are also working on that. And within 3 months, with the concrete policy, we will come to you. We will select the technology and we will go ahead in this direction. लोगों का टोल टैक्स कम हो तो जीपीएस ये नई तकनीक है जिसके माध्यम से गाड़ी में एक जीपीएस यूनिट लगता है और सड़क पर आप पूरी नेशनल हाईवे को जियो टैग किया जाता है, और ताकि सड़क पर आप जितना अंतर चलेंगे, जितनी अंतर आप नेशनल हाईवे पे चलेंगे, उतने अंतर का ही टैक्स आपका कटेगा। देश में फिलहाल जीपीएस के जरिए टोल वसूली वाली टेक्नोलॉजी नहीं है और सरकार ऐसी तकनीक विकसित करने में लगी है। इसके बाद टोल कलेक्शन जीपीएस के जरिए होने लगेगा, यानी टोल की रकम गाड़ियों पर लगी जीपीएस इमेजिंग के हिसाब से वसूल की जाएगी। जीपीएस आधारित नए सिस्टम में गाड़ी जितनी दूर चलेगी उसके हिसाब से आपके अकाउंट या ई वॉलेट से टोल काट लिया जाएगा। नई गाड़ियों में तो जीपीएस इनबिल्ट है, इसलिए सरकार पुरानी गाड़ियों को भी जीपीएस से लैस करने की कोशिश करेगी। इसके बाद सरकार की टोल वसूली में काफी तेजी आ सकती है, क्योंकि लोगों के पास टोल टैक्स बचाने का कोई जरिया नहीं रहेगा। यानी अगर कार टोल रोड पर चलेगी तो फिर दूरी के हिसाब से टोल टैक्स खुद ब खुद कट जाएगा। इसका अल्टीमेट उद्देश्य है कि सड़क के ऊपर से बैरियर फ्री मूवमेंट हो जाए, बैरियर हट जाए, टोल बैरियर हट जाए, ये इसका उद्देश्य है। और इस बैरियर फ्री मूवमेंट से लोगों को परेशानी दूर हो। सड़क पर आप चल रहे हैं तो जितना अंतर आप चलेंगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि हर सिस्टम में शुरुआत में खामियां जरूर होती हैं। ऐसे में जीपीएस से टोल टैक्स वसूली में भी सरकार को मुश्किलें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के अकाउंट या वॉलेट में पैसे ही नहीं है तो फिर किस तरह से ये टोल टैक्स वसूला जाएगा। जाहिर है इनमें से कई सवालों के जवाब दुरुस्त करने में सरकार की मशीनरी लगी होगी और बाकी कमियों को इस सिस्टम के लागू होने के बाद दूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।